हमारे साथ में प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पे अपनी भूमिका रखेंगे, क्योंकि जो भाषण किया है उसमें कुछ शब्द उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों के बारे में भी कहे हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल जो इस ऑडियो क्लिप से, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे पैनल ने जो राहुल गांधी का भाषण जारी कर दिया गया है वो सुना होगा, और उसी के आधार पर, उनके भाषण के आधार पर 3 सवाल जो खड़े होते हैं वो मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के लिए राहुल गांधी अब कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को यह समझ जाना चाहिए पुराने तरीके से नहीं चलेगा, तो कौन सा वो नया तरीका है जो राहुल गांधी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस किस तरह का प्रतिरोध चाहती है? क्योंकि राहुल गांधी इस भाषण में बार बार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई जब सफल नहीं हो पा रही है तो प्रतिरोध की लड़ाई करनी होगी, तो यह प्रतिरोध की लड़ाई क्या होगी? यह दूसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल, क्या एकजुट विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर, चुनाव चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं? शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही करनी होगी। जरा 2 चीजों को मैं समझने की कोशिश करूंगा ईशान जी, पहले आपसे, क्योंकि राहुल गांधी का ये जो बयान है, और यही सवाल फिर मनोज काका के पास भी मुझे ले जाना है, जो ऑडियो क्लिप आपने जारी किया है उसी से मैंने यह बयान निकाला हुआ है, तो आप इस बारे में जरा समझाइए। राहुल गांधी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और दूसरी पार्टियां मानती है कि अब भी वही पुराने राजनीतिक तरीके काम करेंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, नए तरीके से लड़ना होगा। इसका क्या मतलब है? और मनोज काका, वही सवाल आपके पास भी आएंगे, आप कौन से पुराने तरीके से लड़ने की कोशिश करें? आप बहुत अंधेरे में दिख रहे हैं मनोज काका जी, उजाले में आइए, आप चुनाव लड़ना है आपको अगले साल में। ईशान त्यागी। नहीं, मैं गांव पर हूँ, यहाँ पर लाइट नहीं है, इस वजह से मैं गांव पर हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि है हमारी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ईशान त्यागी शुरू करिए। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात करी कड़वे घूंट की, आपने पूरा भाषण सुना होगा, मैंने भी सुना, सबने सुना होगा। राहुल जी ने बात करी कड़वे घूंट की, कि मैं कड़वा घूंट पीकर इस सरकार का विरोध करने को तैयार हूं। आपने देखा होगा पिछले 12 वर्षों में, अगर आप कमोवेश देखेंगे, कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए, सीबीआई से लेके, इनकम टैक्स से लेके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेके और अब इलेक्शन कमीशन तक, सारे हथकंडे, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश की थी उसमें संघ के लोग घुसा के उन पे कब्जा करके विपक्ष को तार तार करके विपक्ष को खत्म करने की पूरी कोशिश करी। और पर्सनली राहुल गांधी जी तक, आपने अपने चैनल पे भी चलाया था उस समय, राहुल गांधी जी का जो जुडिशरी के थ्रू उन पे हमला करके उनका जो सरकारी आवास था वो तक छीनने का काम किया था। लेकिन राहुल गांधी जी अपने पथ पे अडिग रहे और अडिग हैं, उनकी यही सबसे अच्छी बात है, इसलिए वो आज देश में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब आप बात करें कि नए तरीके से हमें बीजेपी का विरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर देश में 1,30,00,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में है तो हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर देश में खाद्य जो पदार्थ है उनके रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जरूर हमें आंदोलन करना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर देश में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है, लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है, और जो ये एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बन रही है, अगर वो संघ के कार्यालयों में बनेगी, बीजेपी के कार्यालयों में बनेगी, तो हमें देश में आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा, उनकी नीतियों का विरोध करना पड़ेगा, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम विरोध करने। ये कौन सी नई बात है? जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं 1992 से, तब से विपक्ष इस देश में है, और जब भी इस तरीके की चीजें हुई है विपक्ष सड़क पर उतर कर ही आंदोलन कर चुका है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसमें नए सिरे से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष का काम है, अगर उनको विरोध करना है सड़क पर उतरिए, आंदोलन करिए। जिस तरीके से बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी यही आंदोलन किया करती थी, प्रेम शुक्ला जी को पता है।
सालों साल बीजेपी ने इस तरीके का आंदोलन किया, इसमें कौन सी नई बात है? सवाल मेरा आपसे यह है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी भी आप मुझे उसका डेफिनेशन बताने की कोशिश करिएगा प्लीज, जरा समझाने की कोशिश करिएगा। एसपी, टीएमसी, आरजेडी और दूसरी पार्टियां मानती हैं अब भी वही पुरानी राजनीतिक तरीके से वो लड़ रही है, लेकिन वो पुराने राजनीतिक तरीके से काम नहीं चल पाएगा। ये कौन से पुराने राजनीतिक तरीके हैं, ये जरा समझाइए। उसके बाद मनोज काका और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। साहिल जी देखिए, भारत की डेमोग्राफी में और भारत की राजनीति में एक शिफ्ट आ रहा है, और शिफ्ट आ रहा है युवाओं की तरफ, शिफ्ट आ रहा है बच्चों के भविष्य की तरफ। जो आज बच्चे हैं वही आगे देश का भविष्य बनेंगे, तो उसकी तरफ शिफ्ट आ रहा है। अगर हम उन बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनके भविष्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत का जो भविष्य है वो भी अंधकार में रहेगा। तो राहुल गांधी जी जिस शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिन नए तरीकों की बात कर रहे हैं, वो फोकस करते हैं उन बच्चों पे जो 1,30,00,000 बच्चे जिनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों को आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसआईआर के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। तो हम घर घर में जन जन आंदोलन लेकर जाने का जो बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जी उस पर फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी, भाई बच्चों की भविष्य की चिंता किसको होगी? एक बात बस आखिर 10 सेकंड, बच्चों की भविष्य की चिंता साहिल जी किसको होगी? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसी को होगी। जो अनपढ़ होगा, जिसमें द्वेष की भावना होगी, जो घमंडी होगा, उस व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं होगी। अभी आप देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए सड़क पे उतरने के लिए, और हमारे एनएसयूआई और आईवाईसी के युवा कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ जिसको चिंता नहीं है वो फ्रांस में है आज, और स्लोवाकिया का टूर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो मेलोडी बांट रहे थे। कौन है वो? सब जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के प्रति जवाबदेही है, पुराने राजनीतिक तरीके छोड़ने होंगे, अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कौन से ऐसे पुराने राजनीतिक तरीके हैं। मनोज काका, अगर आप समझ पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को समझ पा रही है, क्योंकि पहली चुनौती अभी आपकी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, शायद आपके साथ में नहीं लड़ेगी, वो मुझे नहीं पता आज की स्थिति में, लेकिन असली विपक्षी पार्टी तो वहां पर आप है, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो आपको चुनाव लड़ना है। तो आप ये पुराने राजनीतिक तरीके छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की बात सुनकर, या कोई नए राजनीतिक तरीके अपनाने वाले? क्या तरीके अपनाएंगे जरा बताइए, और क्या आपको समझ में आ चुका है कि ये पुराने राजनीतिक तरीके क्या है आज की स्थिति में? जरा वो भी आप समझाइए। आप सहयोगी दल है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। साहिल, जो आपका संदर्भ है और जो उसके मायने निकाले जा सकते हैं, जो मायने निकाले जा रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट है। हम लोगों ने तो नया तरीका अपनाया है, समाजवादी पार्टी ने तो नया तरीका अपनाया है। पीडीए की अवधारणा समाजवादी पार्टी ने लाई है, और वही हमारे नए तरीके पे आपने देखा होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि वो 400 पार के सपने दिख रही है, उसका सपना अगर किसी राजनीतिक दल ने चकनाचूर किया तो उत्तर प्रदेश ने किया। और अगर उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो गए होते तो साहिल जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से भी ज्यादा सीटें जीतती। फर्रुखाबाद से लेके बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर, अलीगढ़ से लेके बेमानी हुई, जहां पे हमारे लोगों को वोट देने से उनको वंचित किया गया और उनको रोका गया। अगर पारदर्शी चुनाव होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा। और जो नए तरह के राजनीति की बात करें तो हमारे नेता तो हमेशा से रचनात्मक राजनीति में, रचनात्मकता कैसे आए, समावेशी राजनीति कैसे हो, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं वो हमारे आम जनता के हितों तक और उसके मन मस्तिष्क तक कैसे और गहरे हैं, कि जैसे हमारा संवैधानिक मूल्य और जैसे उसकी चेतना हमारे आम जनता के मन में गहरा होगा, वैसे ही हमारे जो हाशिए का तबका है उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक मिलेगा। हमने नए तरह की राजनीति शुरू तो करी और आपको बता रहे हैं आपके मंच पर। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की बैठक में 8 तारीख को यह कहना पड़ा, जो आज कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत तौर पर भाषण जारी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमें मिला है, वो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, उसमें यह कहना पड़ रहा है उनको कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इन्हें अपने पुराने राजनीतिक तरीके छोड़ने होंगे। ये कहने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको ये पुराने तरीके छोड़ने होंगे मनोज काका, साहिल जी, नए तरीके से लड़ना होगा। साहिल, जो आपका सवाल है उसको मैं और बड़ा कर रहा हूं। हमारा मार्गदर्शन तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और हमारे मार्गदर्शक जो रहे हैं
वो हमेशा से देश के आन बान शान के लिए लड़ते रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय नेताजी रहे हैं। और जो जो आप अगर कोई व्यक्ति, कई राजनीतिक दल जहां एक जगह बैठते हैं तो कम से कम हर राजनीतिक दलों में मैकियावेली और हिटलर शाही तो नहीं चलती है बीजेपी की तरह। वहां संवाद होते हैं तो सबको अपनी बात रखने का हक है। और जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा उस पर हमारे साथी जवाब देंगे। लेकिन मेरी अलग तरह की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नई राजनीति क्या है, मैंने आपको बताया तो कि हम लोग अब चाह रहे हैं कि सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। हम तो चाहते हैं कि जो तबका हाशिए का तबका हो उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक मिले। हम बेटियों को ये तो ढूंढ लिया है। मनोज काका कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो नया तरीका ढूंढ लिया है, नया तरीका समाजवादी पार्टी ने ढूंढ लिया। और कांग्रेस पार्टी जो आपके जैसे सहयोगी दल है, हाँ जी 10 सेकंड आपकी बात खत्म करें, लेकिन आप जैसे सहयोगी दल जो विष दे रहे हैं वो गले में उतार कर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बात उन्होंने कही है। देखिए विष कौन दे रहा? विष तो जिसको शंकर बनना होगा उसे विष पीना पड़ेगा। तो ये तो क्षमता, ये तो राजनीति में हर व्यक्ति को अगर शंकर बनना है, अगर महादेव बनना है, सब तरह के लोगों को नेतृत्व करना है तो उसे विष पीना चाहिए। अगर आप में विष पीने की क्षमता नहीं है तो फिर ये तो वो बात है ना कि ये तो काजल की कोठरी है। आप बात समझ रहे होंगे। तो जिसे आगे बढ़ना है उसे हर तरह के अपमान, हर तरह के तिरस्कार राजनीति में सहने पड़ते हैं। लेकिन आम जनता के हक के लिए हमारा नई राजनीति है। तो हम किसानों के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी एक धन्ना सेठ के लिए पूरे देश का बेचीकरण कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि हम किसानों के हित हेतु प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों के लिए बफर वो बनाने जा रहे हैं, बफर स्टॉक बनाना चाह रहे हैं। यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ सिर्फ राजनीति नहीं तो प्रतिरोध भी काम करेगा और प्रतिरोध से ही काम होगा, सिर्फ राजनीति से काम नहीं होगा। तो प्रतिरोध की तैयारी होगी अभी आपके खिलाफ। आप म्यूट पर है मेरे ख्याल से, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो मत करिए प्लीज। आ रही मेरी आवाज? हाँ बोलिए, आ रही है प्रेम शुक्ला जी। हताश, निराश और पराजित मानसिकता की गर्त में गिरे हुए श्रीमान राहुल गांधी, उनकी बातों को उनके प्रवक्ता भी समझ नहीं पा रहे हैं, ना आपके यहाँ स्पष्ट कर पा रहे हैं। अभी आपने दो बार प्रश्न करने के बाद भी क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को यह स्पष्ट करने में सफलता मिली कि वह अपने सहयोगी दलों को क्या कहना चाहते हैं? तो नहीं मिली। और सहयोगी दल कह रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक, तो ऑलरेडी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे स्वर्गीय, तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है ही नहीं। अब जो है कांग्रेस के लोग इंडी अलायंस की बैठक बुलाते हैं और बैठक बुलाने के पहले जो उनका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सहयोगी दल है वो है टीएमसी, उसका वो बिखराव विखंडन के कगार पे चले जाता है। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इंडी अलायंस का सहयोगी दल है डीएमके, वो बैठक में नहीं आता है। पहले नंबर का जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, वो ताने मारता है। कम्युनिस्ट पार्टी उनसे सवाल पूछती है। और अभी आप ही ने दिखाया कि श्रीमान विजयन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले तो पड़ने को तैयार है लेकिन हमें गले नहीं लगाते हैं। और राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं कि हम तो अपना गला कटाने के लिए तैयार हैं। वो गला कटाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके जो सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि ये तो हमको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो जिनके बीच गला लगाने और गला कटाने के बीच भी इतना भेद हो, वो प्रतिरोध की राजनीति करे ना। लोकतंत्र में प्रतिरोध की राजनीति का तो स्वागत है, लेकिन प्रतिरोध की राजनीति करते करते वो अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैलाई जा रही थी ना। कहा जा श्रीमान राहुल गांधी इंडिया अलायंस की बैठक के पहले कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मैसेज भेज रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ उनको मैसेज भेज रहे हैं, उनको तमाम एजेंसियों को लोग मैसेज भेज रहे हैं। भाई जब सारे लोग आपको मैसेज भेज रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो आप आपको प्रस्ताव क्या कारण लगता है? आजकल वो आपके मित्र हो आपको क्या कारण लगता है तो आप किसके खिलाफ ये बंद कमरे के भीतर किया गया भाषण कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो साझा किया गया,
सार्वजनिक किया गया, उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? ये मैसेज तो आपके लिए भी है ना कि अभी तो प्रतिरोध की राजनीति होगी, अब पहले जैसा नहीं होगा, सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं, प्रतिरोध की राजनीति भी होगी। प्रतिरोध की राजनीति करने से कौन रोक रहा है उनको? उनको रोका किसने? श्रीमान राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रतिरोध की राजनीति करने से उनको सत्ताधारी दल ने रोका है, सत्ताधारी गठबंधन ने रोका है, उनके इंडी अलायंस के साथियों ने रोका है, उनके कांग्रेस पार्टी के अपने सहयोगियों ने रोका है। रोका किसने है उनको, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और इंडी अलायंस की बैठक से जो खबरें चली थी आज तक समेत तमाम चैनलों ने जो खबरें चलाई थी, 10 सेकंड और साहिल जी 10 सेकंड और। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तमाम जो खबरें चली थी वो चली थी कि उनको उनके सहयोगी दल के लोगों ने फटकार लगाई है। तमाम खबरें ये चलाई गई थी कि सपा ने फटकारा, आरजेडी ने फटकारा, कम्युनिस्टों ने फटकारा। तो वो फटकार की जो खबरें चली थी, तो उस फटकार की खबरों को निरस्त करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी के ऑडियो को, उनके भाषण के ऑडियो को कांग्रेस की जारी करने की मजबूरी है। यानी विष पी लिया है, और विष पिया है वो दिखाने के लिए ये जारी किया गया है। ईशान जी, आप भी बता दीजिएगा कि ये भाषण रिलीज करने की जरूरत क्या थी, ये सार्वजनिक क्यों किया गया है, ये भी जरा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आज तक तो हमने नहीं देखा है कि इस तरीके से कोई ऑडियो क्लिप जारी की गई है। ये किसके लिए जारी की गई है? सहयोगी दलों के लिए, क्योंकि ये खबरें, ये सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उस दिन खबर क्या चली थी कि विपक्ष, आपके जो सहयोगी दल है, उन्होंने आकर क्या क्या कहा आपसे, हमने डिबेट भी किया था उस पर, तो उसका रिफ्यूजल है ये, या सरकार को एक तरीके से चेतावनी? देखिए साहिल जी, मैं पहले एक प्रश्न का जवाब देता हूं। बीजेपी किन किन चीजों पे पनपती है? बीजेपी पनपती है समाज में बंटवारे पे, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने में, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने में, एक जाति को दूसरी जाति को लड़ाने से, उसके बाद समाज में बंटवारा करके, डरा के, धमका के, इन सब चीजों पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। कमोवेश हिंदू मुसलमान पे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है, देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हमें जो नई राजनीति करनी है वो इससे ऊपर बढ़ के करनी है, और जिस विष की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस विष को तो वो पिछले 12 वर्षों से पी रहे हैं। भाई आप ही देखिए, अडानी के खिलाफ सबसे मुखर तरीके से किसने बोला? राहुल गांधी जी ने बोला। जो उनको जंगल दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, सबसे मुखर आवाज किसकी? जो आपकी विरोधी पार्टी है वो आपको विष दे रही है, मैं समझ सकता हूं। बस हाँ, लेकिन ये जो विष का जिक्र वो कर रहे हैं, वो तो आपके सहयोगी दे रहे थे ना। सबसे पहली गुट्टी तो वहां पर आकर आपने देखा कि अखिलेश यादव पिला चुके, उन्होंने कहा कि भाई कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। दूसरी गुट्टी पिलाई वहां पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया कि भाई ये देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के अचानक आ जाती है और कहती है कि सीट बंटवारा कर लेते हैं, पहले से कोई तैयारी नहीं करती है। तीसरी कम्युनिस्टों ने पहनाई, खिलाया, उन्होंने कहा कि देखिए हमें बीजेपी का बी टीम कह देते हैं, हमारे खिलाफ बातचीत करने लगते हैं। तो इस बार तो विष कोई और पिला रहा था ना, बाकी की बात तो हम लोग करते रहे हैं इतने साल से, लेकिन इस बार तो आपके सहयोगी पिला रहे थे ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस बार आपकी तरफ से राहुल गांधी का स्पीच जो है सार्वजनिक किया गया है। ये किसको मैसेज दिया जा रहा है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता जुड़े, उनसे भी पूछूंगा, फिर आशुतोष जी के पास चलेंगे। साहिल जी देखिए, इंडिया गठबंधन का जन्म 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, हम सब जानते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा था? 400 पार, अब की बार 400 पार। खैर वो संविधान बदलना चाहते थे, वो अलग की बात है, 400 पार लाके हमने एक बार ये प्रूफ किया कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के खिलाफ, इस तानाशाह के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, वो अगर एक साथ आएंगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। और ये हमने किया। 400 पार का जो वादा करते थे वो आज 240 पे आ गए। उसके बाद मैं मानता हूं कई चीजें मेरे, और स्वीकार भी करनी चाहिए, गठबंधन में बड़ा दिल दिखा के हमेशा स्वीकार करनी चाहिए कि कई जगहों पे, कई राज्यों में हमारा जो गठबंधन था उसका जो समन्वय था वो थोड़ा कमजोर था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। उस समन्वय को बैठाने के लिए, उस कोऑर्डिनेशन को बैठाने के लिए, वहां पे विनेबिलिटी लाने के लिए, चाहे कैंडिडेट्स की हो, सीट बंटवारा करने के लिए, मुद्दों पे एक साथ खड़ा होने के लिए इंडिया गठबंधन की जो ये मीटिंग थी, जो बैठक थी, उसको साथ बुलाया गया। और सभी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर वो चाहे शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, हम सभी पार्टियां समन्वय बैठाने के प्रतिबद्ध हैं इसमें।
तो हो गया ना। मैं वही आपने तो बता रहा हूं। आपने जो भाषण राहुल किया, गांधी जी आपके ने सहयोगी ये जो के, भाषण हमने आपके कांग्रेस नेताओं के पार्टी सामने आपने भाषण किया, ये जारी क्यों किया, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। कल अगर इसी तरीके से अखिलेश यादव जो कहा गया वो जारी करेंगे तो आपको ठीक नहीं देखिए, लगेगा ना। आप बड़े कहेंगे देखिए ये तो परिप्रेक्ष्य हमारे में- भीतर भाषण हुआ था। हाँ। देखिए, हमने अपने किसी भी दल का कोई विरोध तो किया नहीं है भाई। देखिए, जब इतने दल एक साथ आते हैं और इतने दल एक साथ आते हैं तो हम बीजेपी की तरह दल अपने जो अपना गठबंधन है वो नहीं चलाते। हम टीडीपी को खत्म नहीं करते, हम अकालियों को खत्म नहीं करते, हमने जैसे बीजेपी ने जेजेपी को खत्म किया उस तरीके से नहीं करते, शिवसेना के 2 भाग करती है उस तरीके से कांग्रेस पार्टी गठबंधन में नहीं जाती। कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन में किसी पार्टी के साथ जाती है या दलों के साथ जाती है तो हम ये चाहते हैं कि हम भी पनपे और वो भी आगे पनपे, आगे बढ़े और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जीत भी हम दर्ज करें। आनंद हमने दुबे, इस भाषण को आप इसलिए संतुष्ट जारी हैं इस किया जवाब है, से? आपका सवाल का जवाब दे देता हूं। हाँ। क्योंकि एक बड़े परिप्रेक्ष्य हाँ, में जी, जी। एक बड़े एक परिप्रेक्ष्य मिनट आनंद दुबे जी, में- एक मिनट, वो आखिरी जवाब 5 दे रहे हैं। सेकंड, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हाँ, एक हाँ। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बोलिए, हमने बोलिए। ये घोषित किया है कि सारी पार्टियां मिलके बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, इस सरकार ने जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, देश में पेपर लीक, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, एक ही आदमी को सारे पोर्ट्स दे देना, एयरपोर्ट्स दे देना, ठीक एक है। ही व्यापारी को तो बड़े परिप्रेक्ष्य में यह जंगल भी भाषण दे जारी देना, किया जंगल गया, आनंद काटने दुबे के जी। अधिकार दे देना। अब इस उद्धव सबके ठाकरे ने खिलाफ जो हमने कहा ऐलान उस मीटिंग किया के है, भीतर आप भी इस जरा बड़े साझा कर परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा सबके भाषण सामने, जारी किया गया है। जरा वो भी समझ में आ साहिल भाई जाए। और नमस्ते, दूसरी बात सभी जो को राहुल सादर गांधी यहाँ प्रणाम। पर, हाँ जी, हम तो महादेव के भक्त हैं साहिल भाई, हम तो उनके चरणों के धूल हैं। जो विष महादेव ने पिया था उस विष को हम देख भी नहीं सकते, इतनी औकात हमारी नहीं है। यहाँ विषय है कि हमें मुद्दों पर लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ेंगे हम लोग, ये आरएसएस से क्यों लड़ते हैं हम लोग? आरएसएस तो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस को राजनीति में लाकर क्यों अपनी दिशा हम बदलते रहते हैं? और ये जो वोट चोरी, ये जो एसआईआर, ये सब मुद्दे क्या जनता को सरोकार करते हैं? ये मुद्दे क्या जनता को पसंद आते हैं? 40 साल से उत्तर प्रदेश में कौन सा वोट चोरी हो रहा है, बिहार में कौन सा वोट चोरी हो रहा है, गुजरात में कौन सा वोट चोरी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन सा वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। जनता को पसंद आ रहे हैं तो नीट के पेपर लीक होने वाले मामले, जनता को पसंद आ रहे हैं तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, जनता को पसंद आ रहा है तो अच्छे दिन कहां चले गए, जनता को पसंद आ रहा है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे हमें मुद्दे बदलने होंगे, हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा। हमें स्वर्ग देखना है तो मरना होगा, हमें कुंदन बनना है तो तपना होगा, जलना होगा, सहना होगा। हमें एकत्रित आने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे विचारों की जनता तक पहुंच हम नहीं कर पाते। हम 24 घंटा अपने आप को खपा नहीं देते, 24/7 जनता के बीच में रह के उनके मुद्दे नहीं उठाते। राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है साहिल भाई, अपने आप को खपाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को हराना है आनंद दुबे जी, तो आप ये बीजेपी से बेहतर एग्जैक्टली बनना किसको होगा। कह रहे हैं जरा बता दीजिएगा। आप सभी विपक्षी किसको कह रहे दलों हैं को, ये बात? सभी विपक्षी दलों को जो इंडिया गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, खपाना होगा। क्या हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं? क्या हम संगठन पर काम कर रहे हैं? क्या हम जनता की नब्जों को पकड़ रहे हैं? अगर ये सब हम नहीं कर पा रहे हैं तो खाली बैठक करने से कुछ होता तो बैठकें तो बहुत होती हैं इस देश में, बैठकों से कुछ नहीं होगा। आपको जनता के अंदर घुसना होगा। बीजेपी 2014 से पहले क्या थी? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन एक आदमी, एक चेहरा आता है और पूरे बीजेपी को आसमान में बिठा देता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जनता के नब्ज को जानते हैं, जनता के मुद्दों को जानते हैं, जनता की बोली बोलते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, हिंदुत्व का आदर करते हैं। ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। और राम लला भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर समूचे विपक्ष को अयोध्या चलना चाहिए। चलो अयोध्या, और राम भगवान हमको सद्बुद्धि दो, हमें ताकत दो। हे दुर्गा फिलहाल तो माई, मुझे लग रहा है हमें कि आप ताकत दो। जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां से उठकर प्रेम शुक्ला जी के बगल में जाके बैठेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अयोध्या जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि आप शायद वहां से उठ के वहां जाके बैठने वाले। देखिए प्रेम शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं उस बात को लेकर। जय श्री राम। जाने ही वाले हैं इनका। आशुतोष जी ये क्या हो रहा है? अगर जय श्री राम आशुतोष बोलने जी, से हम क्या हो रहा जाने है? वाले हैं तो ये मरना पसंद ये करेंगे। कौन ये किसका राजनीति प्रतिरोध क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए आनंद आशुतोष जी, कौन किसका प्रतिरोध कर रहा है?
देखिए आज की जो बातचीत अभी आनंद जी ने की है, दरअसल उद्धव ठाकरे को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब आनंद जी वही मैं बोल रहा हूं। अपनी पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं या अपनी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो बात उन्होंने कही है, अच्छी नसीहत इन्होंने उद्धव ठाकरे को दी है और आदित्य ठाकरे को दी है कि भैया घर में बैठ के, मातोश्री में बैठ के आप राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला, सड़क पर उतरो भाई। तो सड़क पर उतरो। कहां नीट पे कहां आदित्य ठाकरे हैं, नीट पे कहां उद्धव ठाकरे हैं, सीबीएसई कहां है। तो दरअसल एक तरीके का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होता है, सेल्फ कन्फेशन, अपनी गलती का जनता के सामने स्वीकारोक्ति, ऐसा आनंद जी ने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब उनकी बातों को सुनकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जरूर कोई बड़ा करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, आप जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये ऑडियो क्यों रिलीज किया गया, ये मुझे तो खुद हैरानी हो रही है। इतनी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन में थी और किसी पत्रकार को उसकी जानकारी नहीं मिली कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से राजनीति करने, कुछ नहीं होने वाला। जब उनको लगा कि ये बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो सरकार को संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है, विपक्षी दलों को भी मैसेज जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन को भी जाना चाहिए और पब्लिक के अंदर भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी इस पूरे मसले पर। और इसी के साथ साथ 17 तारीख, जो मेरी जानकारी अभी तक है, जितना मैंने कलेक्ट किया है, 17 अक्टूबर को कोटा में जाके पेपर लीक, नीट, सीबीएसई के सवाल पे छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी लेकिन आशुतोष जी, आशुतोष, आप तो रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ चुके हैं, आप खुद रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ चुके हैं। ये कौन सी नई बात है? विपक्ष का काम है रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ना। कौन सी नई बात है इसमें? मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि 12 साल के बाद ये बात कहनी पड़ रही है विपक्ष को कि अब रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष का काम ही है रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ना, और इस देश में विपक्ष ने रेजिस्टेंस की लड़ाई बीसीओ बार लड़ चुके हैं, तभी जाके सत्ता में बदल हो पाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य घटना है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं, और ना मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट इस कंट्री में लॉन्च किया। मुझे नहीं जानता, मैंने तो बहुत कवर किया, मैंने बहुत देखा, इसलिए मैं इससे संपर्क नहीं। ये दरअसल इस बात का प्रमाण भी है कि अब लगने लगा है कि जो परंपरागत तरीके से आप राजनीति करते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, जेल भरना पड़ेगा। और जो 1970 के दरमियान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने किया था, कुछ उस तरीके का आंदोलन लॉन्च करना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस बिखरी है और जिस तरीके से रात को 2:30 बजे अभिषेक बनर्जी के घर में बंगाल की पुलिस पहुंची है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। और एक चीज और बता दूं कि जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रिजेक्ट किया गया, अजीब इत्तेफाक है, सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं किया और हैदराबाद की कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, वापस करो इसको, दम ही नहीं है। और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया। नॉन इवेंट। 5 सेकंड आनंद दुबे 5 सेकंड, उसके बाद संगीत रागी जल्दी से। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। संघर्ष कब करोगे? कब? 100 साल बाद? तुरंत 14 से शुरू करना चाहिए था, अब लेट हो गए हैं, अब 26 में शुरू करो। संगीत रागी शुरू करो, हम लोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने कब किया आनंद जी, ये तो बताइए। 12 साल बाद संगीत रागी। आशुतोष तो इस बात को तैयार नहीं है, लेकिन 12 साल बाद विपक्ष ये कह रहा है कि हमें अब सड़क पर उतरना होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो बता दूं, आशुतोष खबर मांगते नहीं है, आशुतोष तक खबर पहुंच जाती है कांग्रेस मुख्यालय से। दूसरी बात, मनोज काका संदेह में नहीं है, राहुल गांधी ज्यादा अंधेरे में है। मनोज काका की जो पार्टी है वो चाहती है कि राहुल गांधी की जमीन जितनी से जितनी ज्यादा है वो छीनी जाए। ये तो वास्तविकता है कि यदि समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस का वहां पर उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं यदि राहुल गांधी का सलाहकार होता तो मैं मानता कि सबसे पहले अखिलेश यादव को निपटाइए, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं लड़ सकती हैं। कांग्रेस का साथ होना उनके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं,
कांग्रेस के मांस नोच करके अपना वदन जो है वो पुष्ट करना चाहती हैं। इनकी जमीन छीन करके, कांग्रेस की जमीन छीन करके वो खड़ी हुई हैं। कांग्रेस की जमीन छीन करके वो वहां पर उन्होंने अपना घर बनाया है। तो जब तक ये कांग्रेस पार्टी इनको नहीं निपटाती है, मैं यदि सलाहकार होता तो सबसे पहले अखिलेश यादव को निपटाने की कोशिश करता, जैसे तेजस्वी को निपटा दिया। आज के दिन में ममता बनर्जी कांग्रेस तक चल करके आई, क्यों ऐसा हुआ? कल जाकर के राहुल गांधी कांग्रेस से बात करना चाहते थे और 2 कौड़ी का उन्हें पार्टी नहीं समझती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 2 सीटें देने से ज्यादा मना कर दी थी। आज ममता बनर्जी वही खुद चल करके आई हैं। जब तक ये स्थितियां क्षेत्रीय पार्टियों की नहीं हो जाती जो कांग्रेस की जमीन पर खड़ी हुई थी, तब तक कांग्रेस पैन इंडियन पार्टी के रूप में उस प्रकार से नहीं खड़ा हो पाएगा जो पहले खड़ा हुआ करता था। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी को जमीन पर लड़ने की कुवत है? अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम तो शिक्षा बचाओ और फला। अरे भाई, जब अमेरिका जैसे जहां पर 300 मिलियन पॉपुलेशन है वहां 1500 यूनिवर्सिटी है, आपके यहां 1500 मिलियन पॉपुलेशन है, वहां पर 670 के आसपास यूनिवर्सिटी थी जब कांग्रेस छोड़ करके गई थी। वहां पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 23 था, जहां पर अमेरिका जैसे कंट्री में 78% से 90% के बीच में डेवलप कंट्री में है। ये तो दुर्दशा कांग्रेस की ही देन थी ना। एक बात और ध्यान रख लीजिए, बार बार आप कहते हैं, जब आनंद जी बोल रहे थे तो गलत नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लड़ाई करने में आप आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उस पर बहुत चीजें थोपी, कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी एक गलत प्रवचन की, और क्यों उन्होंने किया, वो बेसिकली जितने भी विपक्षी अपने संगठन के जो इंडी गठबंधन के लोग थे, उनको राहुल गांधी ने एक ढंग से नसीहत डाल करके ह्यूमिलिएट किया है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दों की लड़ाई के साथ नहीं है, तेजस्वी मुद्दों की लड़ाई के साथ नहीं है। आज ममता बनर्जी हार गई, यही बात तो है? SIR के कारण हार गई, यही बात है। जबकि सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी को जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल गांधी गाली दे रहे थे। क्या यही बात है? भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ जाकर के जब वो केरला में जा रहे थे बोल रहे थे कि भ्रष्ट हैं।